हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 7 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 14 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए, एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट स्कीम देता है, वह स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें अधिकतम छूट है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जब आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो 20% और 10% की क्रमिक छूटें दे रखी हैं और यहाँ पर एकल छूट कैलकुलेट करना मैंने आपको बता रखा है। 20 प्लस का 10 करना है और इसमें से माइनस करना है 20 इंटू में 10 अपॉन 100। तो यहाँ पर जब आप 30 में से 2 घटाएंगे तो ये 28% एकल छूट आ जाएगी। 10% की दे रखी है एकल छूट और यहाँ पर 8 और 4 12, टोटल वस्तुएं कितनी हो गई भाई? 8 खरीदें 4 मुफ्त हुए, तो टोटल वस्तुएं हो गई 12 और 12 में से 4 मुफ्त पाए, यानी कि यहाँ पर जो है परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो गुणा 100। 4 त्रिका 12, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 से 1/3, यानी कि 33.33% आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 खरीदें 6 मुफ्त पाएँ, तो यानी कि 6 मुफ्त पाएँ, टोटल कितनी हो गई? 15 में से तो गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, यानी कि 20 दूनी 40%। तो सबसे अधिकतम छूट यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, रमेश नाम का एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 5600 है, यानी कि सीपी आपको बताया गया और हम यहाँ पर छूट जितनी भी देते हैं वो हम मार्क प्राइस पर देते हैं। तो 20% की छूट का मतलब क्या हो गया? 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 पर 1 की छूट, तो 4/5 इसका कैलकुलेट करेंगे और ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। और विक्रय मूल्य जो है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 15% का मतलब क्या हो गया? 3/20, यानी कि 20 पर 3 का प्रॉफिट, और ये आपके पास क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 5600, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इसका हम 23/20 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों विक्रय मूल्य होंगे और आपस में यहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे। तो 5 से काटेंगे 4 बार कटेगा और यहाँ पर 4 से कटेगा, ये 14 4 56, यानी कि 1400 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 400 और 2500 के 100, 0 आ गया, हासिल आएगी 10 और 25 और 10 यानी कि 35, 350 आ जाएगा। 350 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो ये आपके पास 23 5 115 का 5 आ जाएगा, हासिल 11, 23 3 69 और 11 हो जाएगा 80 और 0, आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसमें देखिए ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस पर 2 दिनों तक काम करता है, उसके बाद भी उसके साथ शामिल हो जाता है। काम को पूरा करने में उन्हें कुल कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर देखिए, ए जो है ये 6 दिन में और बी जो है यहाँ पर बी जो है ये 4 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम लेंगे 12 होगा, यानी कि 2 इसकी एफिशिएंसी 3 इसकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ए जो है 2 दिन तक काम अकेले करता है, उसके बाद जो है ए के साथ बी शामिल हो जाता है और हम मान लेते हैं ये दोनों मिलकर जो है टी समय तक काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये टोटल काम 12 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल काम 12 था। अब यहाँ पर एफिशिएंसी रख दीजिए, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3, यानी कि 5t हो जाएगा और ये 2 दूनी का 4, इधर माइनस होगा 8, यानी कि t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 एक कम 5, शेषफल 3 बचा बट्टे 5, यानी कि t की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है। यहाँ पर t की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर t टाइम ये लग रहा था और 2 दिन यहाँ पर पहले भी तो a अकेले काम कर रहा था। तो यहाँ यानी कि नंबर ऑफ टोटल डेज आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 2 प्लस का t, यानी कि यहाँ पर 1 सही 3/5 इसमें ऐड करेंगे तो 3 सही 3/5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, एक वर्ग ए बी सी डी में ई वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है कि ट्रायंगल डी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि ई वर्ग के शीर्ष ए और बी से मिलाया जाता है तो एंगल ट्रायंगल जो है ए ई बी की डिग्री में माप आपको बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई एक वर्ग है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आपको ए बी सी एंड डी दे रखा है और इसके अंदर कहीं पर भी आप एक बिंदु मान लीजिए आपके पास वो बिंदु ई है, और जब आप यहाँ पर जो है डी को ई से और सी को भी ई से अगर आप यहाँ पर मिलाते हैं तो आपके पास ये एक त्रिभुज बनता है, जो कि आपको बताया गया है कि ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी?
बराबर होंगी और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ये एंगल जो है आपस में कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो है आपके पास ये आगे क्वेश्चन में बोल रखा है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए को बी ई से और यहाँ पर बी को भी ई से मिलाया जाता है, ए को ई से और बी को भी ई से। तो ये जो एंगल बन रहा है ए ई बी, इसकी माप आपको कैलकुलेट करके बतानी है। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास एंगल 90-90 डिग्री के बनते हैं। यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का और ये एंगल भी 90 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का हो गया, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे, ये 30 डिग्री बच गया। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो ये भी आपके पास 30 डिग्री बच गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भुजाएं आपस में बराबर थी, ठीक है, और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अब ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इसमें देखिए ए ई डी में देखिए ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर आप इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये 2 थीटा प्लस का 30 डिग्री, यानी कि तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 2 थीटा बराबर 150, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। यानी कि एक कोण जो है आपके पास ये 75 डिग्री और ये वाला एंगल भी 75 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले त्रिभुज में भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 75 डिग्री होगा और ये भी 75 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आप इसको दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं जो एंगल आपसे पूछा गया है, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, इसको दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा लीजिए कि के अंदर पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, ये सारे कोण आपको पता है, 360 डिग्री में से इनका टोटल घटा दीजिए, 150 डिग्री आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये 75 डिग्री, इतना कोण जो है ये 75 डिग्री हो गया, ठीक है, और टोटल 90 डिग्री था, 90 डिग्री में से 75 माइनस करा, ये 15 डिग्री बच गया, और यहाँ पर भी ये 75 डिग्री जो है 90 डिग्री में से माइनस करा, ये 15 डिग्री बच गया। इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये 15 और प्लस 15 यानी कि 30 हो गया, और 30 अगर माइनस करेंगे 180 डिग्री में तो ये 150 डिग्री बच जाएगा, यानी कि 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, और माइनस कर देंगे इन दोनों कोणों का योग यानी कि 30 डिग्री, तो ये 150 डिग्री जो है आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है सिंपल सी आपको। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर जो है इनटू में 1/√2 हो गया, और ये बराबर जो है 1/2 इसकी वैल्यू हो गई। ये √2 से ये √2 बार कटेगा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। और हमें पता है कि साइन की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पर होती है। इसी थीटा का मान जो है इसका 2 गुना पूछ लिया गया, यानी कि 2 गुना 45 डिग्री आप करेंगे तो ये 90 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक वृत्त की जीवा जो है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर है और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर, उस वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर सिंपल सा एक सर्किल बना लेते हैं, और इस सर्किल की त्रिज्या आपको दे रखी है, और इसके अंदर जो है जीवा की लंबाई आपसे पूछी गई है। यहाँ पर ये जीवा मान लीजिए इसकी, और यहाँ पर इस जीवा से इस केंद्र की दूरी जो है ये आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और त्रिज्या जो है आपके पास ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर ये आपको पता है कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा पर जो है इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है, और यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ट्रिपलेट से आपके पास ये 12 हो जाएगी, और यहाँ पर भी ये 12 हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें देखिए x - 1/x बराबर, अगर आपको p दे रखा हो और यहाँ पर जो है x ग्रेटर देन ये आपको जो है 0 से बड़ा दे रखा है x, और इसके अलावा x² + 1/x² की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो ये फॉर्मूला होता है p², यहाँ पर p² प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर p की वैल्यू आपको 0.4 दे रखी है, इसका स्क्वायर करना है +2 करना है, यानी कि 0.16 होगा, प्लस का 2 होगा, यानी कि 2.16 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, और OQ - PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। साइन Q + cos Q का मान ज्ञात करके आपको बताना है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आप बना लेते हैं, और यहाँ पर जो है ये P समकोण पर दे रखा है, और ये OPQ आपको ये ट्राइंगल दे रखा है जो कि समकोण त्रिभुज है, और इसके अंदर OP बराबर 7 दे रखा है। और ये अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो ये 24-25 आप कैलकुलेट करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक भुजा आपको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ पर पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, OQ का स्क्वायर करिए, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर।
तो यहाँ पर जो है ओ क्यू बराबर आप कैलकुलेट करेंगे, जो समीकरण आपको क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पर, यहाँ से ओ क्यू बराबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 प्लस का पी क्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ओ क्यू की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस का पी क्यू का स्क्वायर, और ये बराबर ओ पी की जगह आप 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह आप यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर रखें। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस का 2 पी क्यू, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बराबर 49 हो जाएगा, और प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू का स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर कट जाएगा, और ये 2 पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये एक भुजा आपके पास 24 आ चुकी है, तो ये ट्रिपलेट से 25 अपने आप हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर ओ पी की वैल्यू जो है 7 रखना, और पी क्यू की वैल्यू जो है आपके पास 24 आई है, ये वैल्यू यहाँ पर रखना। ओ क्यू की वैल्यू आपके पास 25 ही आएगी। तो ये खुद आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो ये इजीली आपको ये करना नहीं पड़ता, 7, 24 और 25 ये डायरेक्ट करते, और यहाँ पर जो है साइन क्यू की वैल्यू, यानी कि इसके सामने वाला आपके पास जो है लंब होगा, यानी कि साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगी 7 बटे लंब बटे कर्ण होती है, यानी कि 7 बटे 25, और कोस क्यू की वैल्यू जो है आपके पास हो जाएगी आधार बटे कर्ण, यानी कि 24 बटे 25। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास बटे में 25 आएगा, ऊपर 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 31 बटे 25 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -16 बचेगा, तो 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक बार लिखेंगे एक्स प्लस 4 और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 4, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 26.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। इसके बाद यह विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करके बतानी है। तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यह अपनी लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई तय करती है, और ये दूरी हो जाएगी आपके पास बराबर हो जाएगी। ये स्पीड देखिए, स्पीड यहाँ पर ट्रेन की स्पीड दे रखी है 26.5, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि टाइम जो दे रखा है आपको सेकंड में दे रखा है, और इस टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 18 सेकंड, क्योंकि 18 सेकंड का समय ले रही थी, तो यहाँ पर 18 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिस्टेंस आपके पास आएगी, दूरी जो आएगी, वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई मिलाकर आपके पास आएगी। यानी कि 18 से 18 कैंसिल, और यहाँ पर जो है 26 पंचे 130 होता है, और ये आप यहाँ पर 2.5 ऐड करेंगे इसमें तो 132.5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, तो ये 5 किलोमीटर की चाल से जो है, किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है एक व्यक्ति चल रहा था, तो यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई को आप नगण्य मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती। यहाँ पर हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी लंबाई को आप यहाँ पर नगण्य मान लेंगे जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए। इसके बाद यहाँ पर ट्रेन की लंबाई बचती है, यानी कि ट्रेन की लंबाई कवर होती है यहाँ पर कितने की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो देखिए दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी कि 26.5 अगर प्लस 5 करेंगे तो ये 31.5 जो है वो आपके पास रिलेटिव स्पीड आएगी। तो 31.5 का आप इसमें भाग करेंगे, इसको आप यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ये जो टाइम आएगा आपके पास इस को पार करने में जो है 12 सेकंड का लग रहा है, यानी कि बराबर हो जाएगा 12 सेकंड के। पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10, 5 दूनी का 10 होगा, 18 दूनी 36 होगा, 36 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 12 से कटेगा, 3 बार कट जाएगा, 12 3 36, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ये 315 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि t बराबर 315/3 आएगा, यानी कि 3 का भाग लगाएंगे, 3 1 कम 3, 0 बार गया, 3 पंचे 15, यानी कि ट्रेन की लंबाई आपके पास आ चुकी है। और ट्रेन की लंबाई आपके पास आ चुकी है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई की जगह आप यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर जो है 105 रखेंगे, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ये बराबर आपके पास 132.5 आया था, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपके पास कितनी आ जाएगी, 132.5 में से 105 घटा दीजिए, यानी कि आपके पास 27.5 मीटर जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए संस्कृत और हिंदी के शिक्षक और शिक्षिकाओं और गणित और जीव विज्ञान के शिक्षक या शिक्षिकाओं का अनुपात ज्ञात करके आपको बताना है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे संस्कृत का देखेंगे तो ऑरेंज वाला ये 10%, और ये आपके पास हिंदी वाला ग्रे वाला यानी कि 10%, यानी कि टोटल 20% हो रहा है।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का, तो यानी कि 20% और 20%, यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 40%। तो सीधे क्या करिए, 20% और 40% का रेशियो पूछा गया, तो रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, यानी कि 1:2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको परसेंटेज के चक्करों में नहीं पढ़ना था, अगर आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपके पास जो है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, बाकी रेशियो जो है आपके पास यही कैलकुलेट होकर आएगा, तो आप डायरेक्ट इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप रेशियो पूछा जाए तो वो उसी तरह से जो है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्या कैलकुलेट करना चाहिए और क्या नहीं, तो कम टाइम लगेगा आपको। यहाँ पर देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है वो व्यास होता है, वृत्त का सबसे लंबी जीवा जो है वो व्यास होता है, और व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या आपको 8 दे रखी है, यानी कि 2 गुना 8 करेंगे तो 16 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि देखते ही ऑप्शन टिक करना था। यहाँ पर देखिए, आयामों वाले जो है धातु के एक ठोस आयताकार ब्लॉक को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आयतन बराबर होंगे, यानी कि गोले का आयतन होगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r का क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा इसका आयतन, यानी कि 88 इंटू में 21 इंटू में 21। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2200 के 88 कट जाएगा, 7 त्रिका 21 यहाँ से हटाकर इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, यानी कि 21 का क्यूब बन रहा है इधर, r क्यूब बराबर 21 का क्यूब, यानी कि r बराबर 21 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए, एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में जो है 35% चाशनी, इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण में से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिसमें 20% चाशनी है। अब इस नए मिश्रण में चाशनी की प्रतिशत जो है 24% है। नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो एलिगेशन आप यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि 35% इसमें है और 20% ये आपके पास इसमें है, और जो आपके पास मिश्रण प्राप्त होता है उसमें चाशनी का प्रतिशत जो है 24 है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पर 4 का डिफरेंस और यहाँ पर 11 का डिफरेंस, 4:11 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, वैल्यू पुट करनी है आपको। यहाँ पर तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर sec 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर sec 60 डिग्री की वैल्यू 2, और यहाँ पर sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये इससे कैंसिल, और यहाँ पर ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर 1 प्लस का 1 प्लस का 1, यानी कि आंसर 3 आपके पास करेक्ट होगा। इसमें देखिए, रूमी अपनी आय के 20% की बचत करती थी। यदि उसके आय में 30% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में जो है 40% की वृद्धि हुई तो उसकी नाम मात्र बचत में 750 की कमी आई। रूमी के प्रारंभिक आय ज्ञात करके आपको बतानी। तो एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि यहाँ पर जो है इनकम अगर हम 100 मान लेते हैं तो सेविंग उसकी आपको बताई गई है 20%, तो 100 का 20% 20 होता है, और यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 80 रहा होगा, और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बोल रखा है कि इनकम में जो है 30% का इंक्रीमेंट होता है, और यहाँ पर जो है खर्च में जो है वो 40% का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये देखिए, नाम मात्र बचत में कमी हुई है 750 की, तो यहाँ पर x% की हम कमी मानेंगे, और ये आप यहाँ पर जो है इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, एक बार के लिए भूल जाइए। ठीक है, और यहाँ पर 0 से 0 काट दीजिए, कैलकुलेशन को आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 के 32 320 होगा, प्लस का ये 2x होगा, मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, तो ये 320 इधर आएगा तो माइनस का 20 बचेगा, और ये 2x बराबर माइनस का 20, यानी कि x बराबर माइनस का 10% आएगा, क्योंकि x हमने परसेंटेज में माना था, और यहाँ पर जो ये ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है ये कमी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेविंग में जो है कमी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो 10% की कमी है। पहले सेविंग कितनी थी, 20 थी, पहले सेविंग 20 थी, अब इसमें कितने की कमी हुई है, 10% की कमी है। जब आप इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 2 इसमें से घटाएंगे तो 18, यानी कि कितने की कमी हुई है, 2 यूनिट की कमी हुई है। और यहाँ पर कमी कितनी दे रखी है रुपए में, 750, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 750। कितना गुना दे रखा है डाटा, ये 375 गुना दे रखा है डाटा। भाई 2 का भाग लगाएं तो ये आपके पास 375 आएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर इनकम, रूमी की प्रारंभिक आय आपको बतानी थी, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी थी, तो ये भी 100 ना होकर 375 गुना हो जाएगी, यानी कि 37,500 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
इसमें देखिए अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित 6% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 82,000 हो जाती है। अखिलेश द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/50, यानी कि 50 पर 3 का ब्याज मिला। तो 50 अगर आपके पास वह राशि थी, यानी कि प्रिंसिपल 50 था, तो ब्याज अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी कि 53 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 साल की बात हो रही है तो दोनों साइड क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर 50 का स्क्वायर तो 2500 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 53 का स्क्वायर मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर 3 का स्क्वायर करूँगा 9, और यहाँ पर जो है 5 इंटू में 3 करूँगा 15, और इंटू में 2 करूँगा यानी कि 30, 15 दूनी का 30, हासिल आएगी 3। 5 का स्क्वायर कितना? 25, 25 में 3 ऐड करूँगा 28। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आपको बताई गई है क्वेश्चन में, अमाउंट आपको दिया गया है, यानी कि 82,000 आपको ये दिया गया, और हमें प्रिंसिपल यानी कि आपको ये राशि बतानी, निवेश की गई राशि बतानी, यानी कि 2500 की वैल्यू बतानी है। तो 2500 इंटू में 82,000 करेंगे और बटे में आप यहाँ पर करेंगे 2809। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसमें अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो यहाँ पर 25 दूनी 50 का 0 आएगा, हासिल 5, 25 अट्ठे 200 और ये 205 हो जाएगा। आगे यहाँ पर जो है 5 0 आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो है इसमें भाग लगाएंगे कितने का? 2809 का। अब यहाँ पर ऑप्शन से देखिए आप, ऑप्शन से जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में सभी जगह जो है 7 7 दे रखा है पहले, यानी कि भाग तो 7 बार जाएगा, तो 7 बार भाग लगाएंगे 9 7 63 आ गया, और यहाँ पर जो है 7 8 56 का 6 आ जाएगा, और हासिल आएगी 5, 7 दूनी का 14 और 5 19 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 7 बचेगा, और यहाँ पर जो है 3 बचेगा, और यहाँ पर जो है 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और उतारेंगे 0। अब यहाँ पर अगला भाग देखिए, या तो 2 बार जाएगा या 3, या फिर यहाँ पर 0 बार। 0 बार तो जा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है ये हो नहीं सकता, और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन हट जाएगा। और 3 का भाग देकर देखेंगे तो 28 के कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर चाहिए कितना? यहाँ पर चाहिए हमें 8300 के समथिंग, ये ज़्यादा चला जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर बचा क्या? 2, यानी कि 2 बार भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर जो है 2 बार भाग देंगे तो ये 9 दूनी का 18 होगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर जो है 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर जो है ये बचेगा 12 में से, ये आपके पास यहाँ पर 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर जो है 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर फिर 0 उतारेंगे। अब अगला भाग हमें देखना है, या तो 6 बार जाएगा या फिर यहाँ पर 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू से हम चेक करते हैं, तो 9 8 72 हासिल 7, और 9 दूनी का 18 और 7 25, यानी कि 9 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और 9 बार जैसे भाग हमें जाता हुआ दिखाई पड़ा, आप इसको आंसर टिक कर देंगे, आगे चेक ही नहीं करेंगे आप भाग देकर, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर 22.5 डिग्री के कोण को अंतरित करने वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे 22.5 डिग्री, और बटे में आप यहाँ पर 360 डिग्री रखेंगे, और इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू में 21 करेंगे, तो ये आपके पास पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा। 25 नमा 225, और 2500 के 100, यानी कि 36 का 4 गुना 144, और 16 निमा 144 होता है। ठीक है, 16 बार कट जाएगा, 2 इसमें से कट जाएगा, यानी कि 11, और यहाँ पर 2 से काटेंगे, ये 8 आ जाएगा, और 7 त्रिका 21 हो जाएगा, और 21 3 63 हो जाएगा। अब 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और बटे में 8, यानी कि 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64, और बचा यहाँ पर 5 उतारेंगे 3, 8 6 48, फिर यहाँ पर 5 बचेगा पॉइंट, 8 6 48, और फिर यहाँ पर 2 बचेगा, और 8 दूनी का 16, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, 8 5 40, और ये 0, यानी कि आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट देखिए, के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण जो है इसके वास्तविक और बराबर मूल होंगे? तो ये आपके पास द्विघात समीकरण दे रखा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ये ए होता है, और एक्स का गुणांक जो होता है ये आपके पास बी होता है, और ये आपके पास जो है अचर पद जिसको हम सी से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक एंड बराबर है, यानी कि वास्तविक और बराबर मान की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं विवेचक या विविक्तर बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप सभी को पता होगा।
इसकी वैल्यू जो है 0 के बराबर होनी चाहिए अगर मूल वास्तविक और बराबर हैं। अगर वास्तविक हों बराबर नहीं हों तब जो है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, डी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर काल्पनिक मूल अगर आपके पास हों तब आप यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू 0 से छोटी करेंगे, ठीक है। काल्पनिक हो और असमान हो तो 0 से छोटी हो जाएगी डी की वैल्यू, ये आप सभी को पता होगी। यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे 2k का स्क्वायर करेंगे और -4 इंटू में ए की वैल्यू 3 इंटू में सी की वैल्यू भी 3 बराबर 0। तो ये आपके पास जो है 4k स्क्वायर होगा और यहाँ पर 4 त्रिका 12 3 36 इधर आ जाएगा, 9 चौके 36 यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 2 गुनी है। 8.5 वर्ष बाद जो है उनके आयु का अनुपात 7:4 होगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि फादर की आयु जो है वो यहाँ पर सन की आयु से 2 गुनी है, यानी कि अगर इसकी 1 यूनिट है तो इसकी 2 यूनिट हो जाएगी फादर की आयु। अब यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है 8.5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7:4 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर डिफरेंस जब देखें कितने भी वर्ष बाद चले जाइए इनकी एज का डिफरेंस जो है वो समान रहेगा। यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस और यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 3 का है। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि अनुपात आपके पास 6:3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपके पास 1 यूनिट से बढ़ रही है आयु, यहाँ पर फादर की आयु, और यहाँ पर सन की आयु भी 1 यूनिट से बढ़ रही है। लेकिन क्वेश्चन में कितने वर्ष का गैप दिया गया था, 8.5 वर्ष का, यानी कि 1 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 8.5। तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि ये 3 यूनिट ना होकर ये भी 8.5 गुना हो जाएगी, यानी कि 3 यूनिट ना होकर 3 का 8.5 गुना, 8 त्रिका 24 और ये डेड ऐड करेंगे इसमें तो ये आपके पास 25.5 जो है वो सन की वर्तमान आयु हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल जो है 294 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 9 9 9 9 और ये 9, ठीक है। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसको 294 से आप डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर भाग देखेंगे तो ये 4 बार 9 चौके 36 4 दूनी 8 3 11, ये ज़्यादा चला जाएगा तो भाग जाएगा 3 बार, और 4 त्रिका 12 का 2 हासिल 1, 9 त्रिका 27 1 28 हासिल 2, 3 दूनी का 6 2 8, और यहाँ पर ये 7 बचेगा और ये 1 बचेगा और उतारेंगे 9। अब यहाँ पर भाग अब 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ पर हासिल 1 आएगी, 9 चौके 36 1 37 हासिल 3 और ये 8 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 3 बचेगा शेषफल, उतारेंगे 9। अब भाग 0 बार जाएगा, फिर से 9 उतारेंगे, अब भाग 1 बार चला जाएगा यानी कि 294, यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, 105 आपके पास शेषफल बचा। अब यहाँ पर देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे छोटी संख्या उसमें ऐड करनी है आपके पास। तो यहाँ पर जो है इसमें कितना ऐड करें कि दोबारा से भाग इसमें पूरा चला जाए। तो सबसे मिनिमम संख्या यहाँ पर 189 है, तो 189 ऐड करके यहाँ पर देखते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 294 आ जाएगा, और 294 से ये फिर से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है 189 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना। तो सिंपल सा प्रश्न है, 34 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है 38 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ पर ये 2 से कटेगा 17 और ये 2 से कटेगा 19, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर आप रेशियो बनाएंगे तो ये आपके पास 19:17 बनेगा, और ये 17 की वस्तु 19 में बेची जा रही है यानी कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 17 पर गुणा कर दीजिए 100 से, यानी कि 200 के अंदर आपको भाग करना है 17 का। तो 17 एकम 17, 3 बचा, उतारेंगे 0, फिर 17 एकम 17, 13 बचेगा, उतारें बटे में आ जाएगा 17, यानी कि आपके पास इतने % जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कितने विद्यालयों में शिक्षण शुल्क गतिविधि शुल्क के 4 गुना से कम है। तो शिक्षण शुल्क यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, ठीक है। शिक्षण शुल्क आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये कम होना चाहिए किससे, गतिविधि शुल्क के 4 गुना से। तो यहाँ पर इसका 4 गुना करेंगे तो ये 24 के 96 हो जाएगा, इसका 4 गुना करेंगे तो 12 4 48 हो जाएगा, इसका 4 गुना करेंगे
तो 45 का 4 गुना 180 हो जाएगा। इसका 4 गुना करेंगे तो ये 96 हो जाएगा, और इसका 4 गुना करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये तो बराबर हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 96 से 90 कम है, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 180 से ये 210 ज़्यादा है, इसको छोड़ दीजिए। 48 से ये 60 ज़्यादा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। 96 से 120 ज़्यादा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। यानी कि एस विद्यालय जो है वो आपके पास एक विद्यालय होगा। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है, तो इसका मान बताना। देखिए CCL में मैंने काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन कराया, ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि x² प्लस 1/x² को मल्टीप्लाई कराना है x³ प्लस 1/x³ से। तो जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस 1/x⁵, और इसके साथ में एक टर्म और आएगा x प्लस 1/x, जिसको मैं इधर भेज देता हूँ, ठीक है, तो वो माइनस में आ जाएगा। x प्लस का 1/x इसके माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर खुद से करके देख सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही फॉर्मूला बन के आएगा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करना है और इसमें से -2 करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर जो है ये 5 का क्यूब करना है और इसमें से माइनस करना है 3 गुणा 5, और ये माइनस करना है 5। यानी कि यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर 25 में से 2 माइनस करेंगे 23, और इनटू में यहाँ पर जो है 125 में से माइनस करेंगे 15, यानी कि आपके पास 110 बनेगा। और ये माइनस का 5 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 3 33, और ये 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। -5 करना है, यानी कि 2525 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2017 में सभी शोरूम द्वारा कितने अधिक टेलीविज़न सेट बेचे गए। तो 2019 का टोटल करना है और 2017 का टोटल करना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस देखना है। ये तो तय है कि यहाँ पर 2017 का डाटा जो है ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से अगर आप देखते हैं तो ये 3 जो है यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में सेम दे रखे हैं। अगर यूनिट डिजिट आपके पास 3 आ जाता है तब आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज 7 या 4 में से कोई भी एक यूनिट डिजिट आ जाता है तो आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 0 4 और 9 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 21 हो जाएगा, 21 और 5 26, 26 में यूनिट डिजिट है हासिल 2, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट देखेंगे 7 4 11, 11 7 28, 18, 18 5 23, 18 5 23, 2 25, 25 और 7 32। यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना आया, 2 आया। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो ये जो यूनिट डिजिट आपके पास आएगा यहाँ पर 4 आना चाहिए, और 4 एक ऑप्शन में यूनिट डिजिट आ रहा है, आंसर तो यहीं से आ गया, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। और इसके अलावा जो है यह क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, यानी कि यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।